हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रश्मि राजपूत। एज यू ऑल नो, मैंने पहले जो भी वीडियोस डाला है, लिमिटेड ही वीडियोस डाला था। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। कुछ कमिटमेंट्स के कारण वीडियोस डाल नहीं पाई मैं। देन आप लोगों से जो कमिटमेंट था मेरा कि टीआरई 4 के लिए आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं, दैट इज बीपीएससी टीआरई 4, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस हमारा होता है। तो अभी तक तो आप लोग सब जानते हैं कि बीपीएससी के थ्रू हमारा 3 एग्जाम्स कंडक्ट हो चुका है, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, और जो अभी नेक्स्ट आने वाला है हमारा, मे बी आई थिंक सितंबर अक्टूबर तक आपको आएगी, वो है आपको टीआरई 4। तो टीआरई 4 के लिए जब आप एग्जाम्स में बैठेंगे और आपको 11th-12th का जो पेपर आप क्रैक करना चाहेंगे, बॉटनी पेपर, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बॉटनी का। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाइएगा, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरह से कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि पेपर कितने मार्क्स के होते हैं और आपके सब्जेक्ट कितने मार्क्स को कैरी करते हैं। वो आपको उस अकॉर्डिंग तैयारी करना है इस एग्जाम्स के लिए। इस एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है। आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिएगा, उसमें वो एग्जाम्स पर्पस से कैसे प्रिपेयर करना है उसमें काफी डिटेल्ड वे में मैंने आप लोगों को बताया है। बट फिर भी इतने लॉन्ग टाइम के बाद आप लोगों को बता रही हूँ, तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो तो हो ही जाना चाहिए। जो हमारा पेपर रहेगा, आप पहले तो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो बॉटनी का पेपर है। मतलब आपको पीजीटी टीचर बनना है, आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, पीजीटी टीचर्स के लिए, मतलब 11th-12th क्लासेस को टीच करने के लिए बायोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो आपका बॉटनी एंड द सेकेंड वन इज जूलॉजी। जिसके एग्जाम्स में आप बैठेंगे, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन बॉटनी से किया है वो बॉटनी के एग्जाम्स में बैठेंगे, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन जूलॉजी से किया है वो जूलॉजी के एग्जाम्स में बैठेंगे। तो एज मेरा ऑनर्स बॉटनी रहा है, तो पहले मैं बॉटनी के सिलेबस को खत्म करूंगी, ये मेरी प्रायोरिटी है। एंड आफ्टर दैट मैं जूलॉजी को भी टेकअप करूंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे बीपीएससी के जो एग्जाम्स है हमारे, वो मैंने 2 बार एग्जाम्स में बैठा है। टीआरई 2 में भी मेरे काफी अच्छे रैंक रहे थे, लेकिन टीआरई 3 में मेरा मतलब एक रैंक होल्डर ही थे हम। ऑल ओवर बिहार में मेरा रैंक 20 था। और आपको एज यू ऑल नो कि जो एग्जाम्स है हमारा, वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं। थोड़ा ब्रीफ आप एग्जाम्स के बारे में जान लें एंड देन हम अपने टॉपिक्स पर आएंगे आपको। तो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे बैठेंगे इस परीक्षा में और सारे compete करेंगे। तो लेकिन इसको बीपीएससी कंडक्ट कर रही है और ये बिहार के एग्जाम्स है, तो ऑब्वियसली जो बिहार के बच्चे हैं उनको थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, वो डोमिसाइल के बेसिस पर। तो टीआरई 3 में मेरा रैंक ऑल ओवर बिहार में 20 था आपको। तो मैंने सोचा कि जो मेरा नॉलेज है, जो जिस तरह से मैंने प्रिपेयर किया इस एग्जाम्स के लिए और जिस वे में मैंने जितनी इजीली इस परीक्षा को भगवान के दया से क्रैक किया, तो मैं चाहती कि जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं, नॉलेज काफी कंटेन कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शंस, आपको डायरेक्शन लेस है या फिर डायरेक्शंस क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो एग्जाम्स में कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं। उनसे गलतियां कहाँ कहाँ होती है, पढ़ करके तो वो पूरा जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस आता है कंफ्यूज कर जाते हैं। लैक ऑफ स्टडी, या लैक ऑफ स्टडी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि जो यहाँ जा रहे हैं डेफिनेटली वो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लैक ऑफ रिविजन के वजह से उनके एग्जाम्स उनके हाथ से निकल जाते हैं। तो जो मैंने नोटिस किया, जो एग्जाम्स के पैटर्न को रीड किया, जो मुझे समझ आया, उस अकॉर्डिंग यही समझ में आया कि ये परीक्षा बेसिकली आपके नॉलेज की तो है ही, साथ ही साथ आपके रिविजन्स की है। अगर आपका रिविजन्स में कमी है तो डेफिनेटली जो क्वेश्चंस आएंगे, और आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहते हैं, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप उस पर फंस सकते हैं। तो जैसे कि आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड, उसी में आपको 1, 2, 3 क्वेश्चंस में ही आपको बता देंगे कि कैसे हम लोग कहाँ पर फंसते हैं। बस वैसे नहीं फंसना है आपको। दिमाग में एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो काफी चालाकी से सेट करता है, उसको पता है कि बच्चे कहाँ कहाँ पर गलती करेंगे। तो बीइंग अ स्टूडेंट, और हम लोग भी इतना पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली आप जब इस परीक्षा में बैठते जा रहे हैं तो आप एक ग्रेजुएट है, मिनिमम तो आपकी क्वालिफिकेशन +2 के एग्जाम्स के लिए बैठ रहे, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री तो है ही। तो एटलीस्ट आप इतने इंटेलेक्ट और इतने क्लेवरनेस के साथ आपको इस परीक्षा में बैठना होगा कि वो आपको एग्जामिनर फंसाना चाहे अपने क्वेश्चंस में, आपको फंसना नहीं है, उतना ब्रेन आपको अप्लाई करना है। बाकी आप
मुझ पर छोड़ दीजिए, वो हम आपको डील कर लेंगे कि कैसे करना है। आप बस जो हम पढ़ाएंगे आपको उसी चीज को कॉपी करना है, जो भी मैंने पढ़ाया उसको बस आपको कॉपी करना है कि कैसे क्या करना है। आप सिर्फ जो भी ब्लैक बोर्ड पर मैं कराऊंगी उसको सिर्फ आप याद भी कर लेंगे, आपकी काम हो जाएगी, आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली है। जब आप एग्जाम्स देकर निकलेंगे तो आप खुद मेरे से बात करिएगा और बताइएगा कि आपके पेपर कैसे हुए। 110% जो पैटर्न मैं बताऊंगी उसको आप फॉलो करेंगे तो कहीं पे भी आप प्रॉब्लम में फंसने वाले नहीं हैं। तो आपका जो TRE 4 पेपर है थोड़ा सा आप जान लीजिए, वो आपके 150 मार्क्स को कैरी करेंगे। आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देख लीजिएगा। ब्रीफ में मैं बता देती हूँ कि 150 मार्क्स को ये कैरी करेंगे, जिसमें 30 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश आपसे पूछे जाएंगे, तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, वो आप इजीली आप उसमें स्कोर कर लेंगे। उसमें मिनिमम 9 मार्क्स आपको पासिंग आना चाहिए। पासिंग से ही मतलब है उनके नंबर क्वालिफाइंग इन नेचर मीन्स उनके नंबर एडअप नहीं होंगे। पहली बात ये। दूसरी चीज, जो आपका सेकंड पेपर आएगा वो आपका होगा GS पेपर। जनरल साइंस रहेंगे आपके, जिसमें आपके सारी चीज रहेंगे, बेसिक हिस्ट्री रहेगी, पॉलिटी रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, तो मतलब मिक्स्ड रहेंगे। लेकिन उसमें जो आपका हिस्ट्री पोर्शन रहता है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट रहते हैं। स्पेशली फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चंस रहेंगे आपको फ्रीडम मूवमेंट्स जो आपके हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उससे 8-10 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। उतना आपने बनाया 40 मार्क्स के GS में, आपने उधर से कुछ कवर कर लिया, कुछ आपने दाएं बाएं अपना दिमाग लगाया तो कुछ मैथ्स बन जाएंगे। कुछ आपके जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे किसने कौन सा प्राइज जीता, या फिर अभी कौन सा अवार्ड मिला किसे, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। आपको किस मूवी ने ऑस्कर जीत लिया, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। अब जो मेन आपका 80 मार्क्स कैरी करता है वो है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट कंसर्न। दैट इज, अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, जिनकी जो रही हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट। तो 80 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से आते हैं, और ये परीक्षा बेसिकली सब्जेक्ट्स की है। जिसकी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ है उसकी इस परीक्षा पे पकड़ है। जिसने अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखा है वो ये परीक्षा दाएं से बाएं हिलने वाली नहीं है। और ऑल ओवर बिहार रैंक मेरा 20 रहा है, तो आप लोग इतना ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो डेफिनेटली कुछ तो अपने जो थोड़ा मोड़ा जो अनुभव है उसके आधार पर, या जो भी एक एग्जामिनर का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है कि किस तरह का क्वेश्चंस वो प्रिपेयर करते हैं, उस बेसिस पर आप बस उतना पढ़ करके जाना। एग्जाम्स 3-4 मंथ्स में आए या 5-6 मंथ्स में आए, आप इजीली क्रैक करोगे, हंसते खेलते करोगे। आपने 80 में 70 मार्क्स स्कोर कर लिया, 60 मार्क्स स्कोर कर लिया, दैट इज नॉट अ बिग डील। अगर आपके सब्जेक्ट पर कमांड है तो आप इजीली उतना स्कोर करोगे ही करोगे। तो आप इस पेपर को बहुत ही अच्छे रैंक से पास करने वाले हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये सब्जेक्ट, ये एग्जाम्स कितने मार्क्स को कैरी करता है, और आपको कहाँ पर मेन फोकस, आपकी एनर्जी को किधर डाइवर्ट करना है, आपके सब्जेक्ट की तरफ डाइवर्ट करना है। तो आज हमारा जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसको हम लोग डील करेंगे, और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपको टॉपिक वाइज मैं बताते जाऊंगी। जैसे मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया, आगे मैं पढ़ाऊंगी, तो उस बायोडाइवर्सिटी से आपके कितने क्वेश्चंस बनेंगे, आप जब एग्जाम्स में जाएंगे और अगर उन्होंने क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। क्वेश्चंस कहीं पे भी आपको बहुत ज्यादा नहीं भटकाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका रिविजन स्ट्रांग है तो आप फंसने वाले नहीं है। उनके जो बोलते हैं ना कि वो जो जाल क्रिएट करेंगे जिसमें आप फंसे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होता है, वो सिलेक्शन का एग्जाम्स नहीं होता है, दैट इज रिजेक्शन एग्जाम्स। वो आपका 10th और 12th एग्जाम्स नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिला और आपने उसे पास किया। इट इज कम्प्लीटली एंड प्योरली रिजेक्शन एग्जाम्स। आप ये मान के चलिए कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनका मकसद है कि आपको सेलेक्ट करना मकसद नहीं है, उनका मकसद है कि जो कितने कम, मतलब वो क्रीम बच्चों को सेलेक्ट करना चाहते। तो ऑब्वियस है कि क्रीम बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए जो भीड़ है उनको तो वो साइड करेंगे ना, तो उस भीड़ को साइड होने में क्या होगा, रिजेक्शन के ही प्रोसेस पे जाइएगा ना। तो मेरा ये कहना है बच्चों कि रिजेक्शन तो 100% श्योर है, हमें फाइट करना है सिलेक्शन के लिए। तो आप अपना 100% दीजिए, और अगर आपने थोड़ा सा ट्रिक्स और टेक्निक और थोड़ा सा अपना ब्रेन अप्लाई किया तो ये एग्जाम्स दाएं से बाएं हिलने वाले हैं नहीं।
आप अपना झंडा लहराएंगे ही लहराएंगे। और आज 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने जैसे ही बोला झंडा लहराएंगे, मुझे याद आया कि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। अब चलिए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से हम क्या समझते हैं? लिविंग वर्ल्ड, लिविंग नाम से क्या हुआ? वैसी चीज जिसमें लाइफ हो, जिसमें जीवन हो, उसको हम लिविंग कहते हैं। लिविंग वर्ल्ड में आपका क्या आ गया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आप देख रहे हैं हमारे सोसाइटी में है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स ही है, एक स्पीसीज है आपको, फिर से प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए आपको। तो प्लांट्स में भी आपने वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को आप देख रहे हैं, घास को देख रहे हैं, लीफ को देख रहे हैं, तुलसी प्लांट को देख रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत बड़ा नीम का पेड़ देख रहे हैं, उससे भी विशाल आप बरगद का पेड़ देख रहे हैं, पीपल का पेड़ देख रहे हो। उसी तरह एनिमल्स में आप